अपन ने पढ़ा, एक जनजाति अपन ने पढ़ी एस्किमो और दूसरी जनजाति अपन ने जो पढ़ी वो पढ़ी बुशमैन जनजाति। एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति। आज हम चैप्टर 2 की लेसन 2 की तीसरी जनजाति का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, और इस जनजाति का नाम है भील जनजाति। इससे पहले एस्किमो जनजाति अपन ने जो पढ़ी वो पढ़ी ध्रुवीय प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश वगैरह में, यानी कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में अपन ने पढ़ी थी। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी और पूर्वी भाग में एस्किमो पढ़ी। इसके अतिरिक्त बुशमैन जनजाति का जो अपन ने अध्ययन किया वो अपन ने अध्ययन किया उष्णकटिबंधीय में स्थित अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, आज एक जनजाति है और विश्व की प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस जनजाति बहुत प्राचीन है, भील जनजाति। भील जनजाति में जिस राज्य में अपन रह रहे हैं, राजस्थान राज्य में भी इसका सांद्रण देखने को मिलता है। और यदि मैं बात करूं कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति यदि कोई है तो वो है भील जनजाति। नंबर 1 पे मीणा जनजाति है और नंबर 2 पे भील जनजाति है। प्यारे बच्चों, भील जनजाति का मैं एक और आपको प्रमाण देना चाहूंगा। बात करते हैं उस हल्दी घाटी के युद्ध की। उस हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध हुआ था 18 जून 1576। कुछ इतिहासकार 21 जून में मानते हैं, लेकिन सर्वदा अधिकांशतः 18 जून ही आता है देखने को। 18 जून 1576 को जब महाराणा प्रताप का साथ दिया था तो वह भी एक भील सेनापति था और उस भील सेनापति का नाम था राणा पुंजा। भील राजा राणा पुंजा। उस पुंजा का नाम आज भी मेवाड़ के इतिहास में, मेवाड़ की धरती में उस भील जनजाति के उस पराक्रमी पुरुष का नाम आज भी गुंजायमान होता है। ध्यान रहे, अब आप देख लो 1576 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय भी भील जनजाति राजस्थान में मौजूद थी। तो प्यारे बच्चे ध्यान रहे, भील जनजाति के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति, किसी भी चीज की एक उत्पत्ति होती है, एक शुरुआत होती है। भील शब्द की जो उत्पत्ति है, ये भील शब्द कहां से आया, ये भील शब्द क्यों बना। देखो, भील शब्द एक भाषा होती है, भारतीय भाषा का नाम है द्रविड़ीय भाषा। द्रविड़ीय भाषा के एक शब्द है बीलू। बीलू, और बीलू का मतलब होता है तीर चलाने वाला, तीर चलाने वाला, धनुष्मान चलाने वाला। वापस उदाहरण वहीं से जुड़ जाएगा। राणा पुंजा ने भी क्या चलाया था, जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो राणा पुंजा ने भी बिल्कुल गुप्त रूप से छिप करके, छापा मार पद्धति में छिप करके, और उसने लगातार तीर की सप्लाई कर रहा था। कौन कर रहा था? राणा भील नेता राणा पुंजा। ध्यान करते हैं, भील शब्द की उत्पत्ति बीलू से हुई है। और बीलू कौन सी भाषा का शब्द है? द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड, बीलू जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये शब्द द्रविड़ीय भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? द्रविड़ीय भाषा का शब्द है। और बीलू का अर्थ होता है तीर अंदाज, यानी कि तीर चलाने की जो कला होती है, उस कला में इस जनजाति को निपुणता होती है। कहने का मतलब क्या हुआ? इस बीलू का मतलब क्या होगा कि इस जाति को, इस जनजाति को तीर चलाने की बड़ी निपुणता हासिल होती है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया? दोबारा बता रहा हूं, भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो द्रविड़ीय भाषा के बीलू से हुई है। द्रविड़ीय भाषा का शब्द क्या है? बीलू। और बीलू से क्या शब्द निकल कर के आया? भील। क्या निकल कर के आया? भील। देखते हैं, बीलू द्रविड़ीय भाषा का शब्द है। अरे कई बार बहुत सारे शब्द आते हैं, ये शब्द लैटिन भाषा से निकला है, ये शब्द ग्रीक भाषा से निकला है। इट इज क्लियर। अपन ने पढ़ा था जियो प्लस ग्राफो, इरोक्लोस के बारे में 11th में। कुछ शब्दावली ग्रीक से, कुछ लैटिन से। तो ये शब्दावली जो बीलू शब्द जो आया है, ये आया है द्रविड़ीय भाषा से, और इसका हिंदी में रूपांतरण क्या हो गया? हिंदी में रूपांतरण हो गया भील। क्या हो गया? भील। अब आपको समझ में आ गया, द्रविड़ीय भाषा में बीलू का अर्थ होता है जो तीर
की तो भारतीय संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है। और दो प्रत्यक्ष प्रमाण है, दो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो भील जनजाति का हमारे को देखने को उल्लेख मिलते हैं। सबसे पहले यदि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करूं तो वो बात है महाभारत। क्या है? महाभारत। महाभारत के अंदर ही एक भील जाति का युवक था और उस युवक का नाम था एकलव्य। क्या नाम था? एकलव्य। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है। महाभारत के अंदर भी भील जनजाति के युवक का वर्णन आता है। इसके गुरु ने एकलव्य को मना कर दिया कि मैं तेरे को गुरु दीक्षा नहीं दूंगा। और गुरुजी को ईर्ष्या हो गई। गुरुजी को कहा और एकलव्य से मांगा कि वो क्या मांगते हो गुरुजी, आप मेरे को गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? और उसने अंगूठा मांग लिया। गुरुजी ने क्या मांग लिया? अंगूठा। और अंगूठा काट करके एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया। अब समस्या हो गई, लेकिन जब निष्ठा होती है ना, लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव होता है तो निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन से हार गया ना तो वह विश्व विजेता कभी नहीं बन सकता, और यदि मन से जीत गया तो वह विश्व विजेता अवश्य बनता है। आपके सामने एकलव्य का अंगूठा देने के बाद में भी एकलव्य ने क्या किया मालूम है क्या? एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बना ली। क्या बना ली? मिट्टी की मूर्ति बना ली गुरुजी की। और गुरुजी के प्रति बिल्कुल पूर्ण विश्वास रखा, पूर्ण श्रद्धा के साथ अभ्यास करने लग गया। इसका अभ्यास करने लग गया धनुर्विद्या का। ये भी एक भील जनजाति का बालक था। आज पूरे आज भारतीय साहित्य में या अंतरराष्ट्रीय साहित्य में एकलव्य की श्रद्धा के नाम से और लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से सबसे पहले एकलव्य का नाम आता है। और आज धनुर्विद्या के क्षेत्र में इसने जो मुकाम हासिल किया, उस मुकाम में इसके सामने दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। तो प्यारे बच्चों, महाभारत भी एक भील जनजाति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण होने के कारण एकलव्य का नाम आता है। ये एकलव्य जो बालक था, ये बालक भी भील जनजाति का बालक था। इट इज क्लियर? चलते हैं। मैंने आपको पहला प्रमाण दे दिया हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को लड़ा गया, और मैं दूसरा प्रमाण मैंने आपको दे दिया महाभारत का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। रामायण को भारतीय संस्कृति में आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। देखो, महाभारत हमारे को, यदि मैं बात करूं महाभारत और रामायण क्या है, छोटी सी 1 मिनट लूंगा। महाभारत रामायण हमारे को जीवन जीना सिखाती है। राम को कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। किस किस चीज की मर्यादाएं मनुष्य को रखनी चाहिए, वो तो है रामायण जो हमारे को जीवन जीना सिखाए। और महाभारत क्या है? जब हमारा कोई हक छीनता है तो वो क्या होती है? फिर महाभारत होता है। जब हमारा कोई अधिकार छीन लेता है तब क्या होती है? महाभारत होती है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रत्यक्ष प्रमाण है रामायण का। रामायण आज भी इस कलयुग के अंदर भी रामायण का वाचन होता है। और लगभग रामायण के अंदर भक्ति माला का एक उदाहरण मिलता है, एक स्त्री का उदाहरण मिलता है, और उस स्त्री का नाम था सबरी। समय ज्यादा नहीं लूंगा, अब आपको सबरी के बारे में बताना चाहूंगा। सबरी किसी समय में एक राजकुमारी थी। सबरी किसी समय में राजकुमारी थी और भगवान की भक्ति में इतनी निपुण थी कि राजा को एलर्जी हो गई कि मेरी पत्नी होकर के भक्ति करती है। क्या भक्ति करती है? और सबरी ने भगवान से मांगा कि भगवान मेरे को अगला जन्म बिल्कुल निम्न वर्ण में मेरे को दे देना, ताकि मैं तेरी भक्ति कर सकूं। और अगले जन्म में क्या बनी? भील जनजाति में बनी सबरी। उस सबरी के
राजस्थान के इतिहास को जिसने सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चालू किया तो वो था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने अपना अधिकांश समय कहां बिताया? अपना अधिकांश समय उन्होंने बताया मेवाड़ में। और प्यारे बच्चों, ये मेवाड़ वही है जहां पर भील जनजाति का बाहुल्य देखने को मिलता है। यहां पर एक प्रश्न याद आ गया और आपके बोर्ड में पूछ सकता है कि भील जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मिलती है? तो वो जिला है उदयपुर। कौन सा जिला है? उदयपुर। उदयपुर जिले में भील जनजाति सर्वाधिक देखने को मिलती है और उदयपुर का प्रेजेंट में नाम होता है मेवाड़। पहले चित्तौड़, बांसवाड़ा, कुछ भाग भीलवाड़ा, इनका कुछ भाग और इधर तुम्हारे राजसमंद और ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता था मेवाड़। क्या कहलाता था? मेवाड़। आपको मालूम होगा राजस्थान में 19 रियासत थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो तत्कालीन जो राज्य था मेवाड़ राज्य में एक पर्वतमाला है प्यारे बच्चों, और उस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला। क्योंकि उदयपुर अरावली पर्वतमाला की यदि अपन बात करें तो अरावली पर्वतमाला की सीमा प्रारंभ होती है खेड़ ब्रह्म की पहाड़ियां। ध्यान रखना, खेड़ ब्रह्म की पहाड़ियां, और खेड़ ब्रह्म की पहाड़ियों से अरावली की सीमा चालू होती है। अब खेड़ ब्रह्म की पहाड़ी कहां पर है? ध्यान रहे, खेड़ ब्रह्म की जो पहाड़ियां हैं प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे पालनपुर गुजरात में है। कहां पर है? पालनपुर गुजरात। पालनपुर गुजरात का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। यहां से इसकी सीमा चालू होती है और राजस्थान का वह जिला जो गुजरात से सबसे निकट की सीमा बनाता है और वो जिला है उदयपुर। उदयपुर सबसे निकट है गुजरात के। ध्यान रहे, तो खेड़ ब्रह्म की पहाड़ियों से अरावली पर्वतमाला की सीमा चालू होती है और खत्म कहां होती है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। रायसीना की पहाड़ियां, रायसीना की पहाड़ियां यानी कि राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, हमारा जो राष्ट्रपति का जो भवन है नई दिल्ली में, उसके पीछे जो पहाड़ियां हैं वहां पर अरावली पर्वतमाला की सीमा समाप्त होती है। अब चूंकि इधर तो आ गया गुजरात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या आ गया? तुम्हारे नई दिल्ली, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब बीच में 2 राज्य हो गए, एक तो रह गया राजस्थान, क्या रह गया? राजस्थान रह गया, और एक राज्य और रह गया, कुछ भाग उसका ज्यादा भाग नहीं है, और वो रह गया हरियाणा। कौन सा राज्य रह गया? हरियाणा। तो आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि अरावली पर्वतमाला कितने राज्यों में फैली हुई है? 4 राज्यों में फैली हुई है। कितने राज्यों में फैली हुई है? 4 राज्यों में फैली हुई है। क्योंकि आगे चलते हैं, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। ध्यान रहे, 550 का मतलब हो गया 80% से भी ज्यादा भाग अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? राजस्थान में। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ध्यान रहे, इसका जन्म प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। किस युग में हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वतमाला का वो हुआ था, जन्म हुआ था। और कई बार पूछते हैं कि अरावली की जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 930 मीटर। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला का 692 में से अकेला राजस्थान में कितना है? 550 किलोमीटर। और राजस्थान में सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला कहां फैली हुई है? मेवाड़ में फैली हुई है। अब आगे बढ़ूंगा, मैंने आपको अरावली का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि अरावली पर्वतमाला भील जनजाति का निवास क्षेत्र है। किसी तरह निवास क्षेत्र है? भील जनजाति का निवास क्षेत्र है। आगे देखते हैं, थोड़ा चलते हैं। निवास क्षेत्र में निर्जन व दुर्गम पर्वतीय है। अब आपको मालूम होगा अरावली एक पर्वतमाला है, विश्व की बिल्कुल प्राचीनतम पर्वतमाला है। यदि कुछ विद्वान बताते हैं कि इसके साथ का यदि मैं किसी पर्वतमाला से तुलना करूं तो वो पर्वतमाला है, वो उसका नाम है अपलेशियन पर्वतमाला, जो उत्तरी अमेरिका में। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। अपलेशियन पर्वतमाला भी इसी के साथ की पर्वतमाला है। आगे चलते हैं। निवास क्षेत्र, भील जनजाति का निवास क्षेत्र क्या कहां होता है? प्यारे बच्चों, भील जनजाति मुख्य रूप से किसी शहर में नहीं रहती है।
गया महाराष्ट्र और चौथा राज्य आ गया प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश। क्लियर? भील जनजाति का जो सांगठन मिलता है प्यारे बच्चों वो 4 राज्यों में मिलता है। पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है मध्य प्रदेश। इन चारों राज्यों में भील जनजाति देखने को मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? भील जनजाति देखने को मिलती है। याद करने का तरीका एक ही है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो RG कोडिंग में RG M स्क्वायर, यानी R से राजस्थान, G से गुजरात, M से महाराष्ट्र और M से मध्य प्रदेश। अब आप दूसरा लोग मुंबई हो सकता है, मुंबई के बाद मुंबई राज्य थोड़ी है, मुंबई तो राजधानी है, तो अपने को 4 ही कोडिंग याद कर लेना RG M स्क्वायर, R से राजस्थान, G से गुजरात, M से महाराष्ट्र और M स्क्वायर दूसरे M से क्या हो गया मध्य प्रदेश। तो प्यारे बच्चों भील जो जनजाति है ये निर्जन बिल्कुल सुनसान वाला जो इलाका है निर्जन और दुर्गम पहाड़ियों में निवास करती है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इनकी एक विशेषता और है, भील जनजाति शुरू से ही पर्यावरण की मित्र रही है। ये अपना मित्र किसको मानती है? पर्यावरण को। वैसे तो पूरी जनजातियों का अपन ने पढ़ा था एस्किमो उसमें जो पढ़ी अपन ने पूरी जनजातियों का जो सामाजिक और संस्कृति है वो पर्यावरणीय है। वो क्या है? पर्यावरणीय है। आगे चलते हैं। भील जनजाति मुख्य रूप से जहां निवास करती है बड़ा सोचने का बिंदु है और एक कानून बन चुका है। भारत की पहली वन नीति कब आई थी मालूम है? 1952 में। कब आ गई थी? 1952 में। ठीक है, भारत की पहली वन नीति 1952 में आ गई थी और 1952 में आने के बाद में और उसमें कुछ सुधार किया गया और एक लाइन लिखी गई और वो लाइन क्या थी कि किसी भी राज्य का कुल क्षेत्रफल के किसी भी राज्य के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। प्यारे बच्चों आप और हम पर्यावरण की रक्षा करें या न करें, लेकिन भील जनजाति आज भी जहां निवास करती है उसके कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर वन पाए जाते हैं। अब आप देख लो अपन शिक्षित लोग हैं, ये अशिक्षित लोग होकर भी ये पर्यावरण का कितना ख्याल रखते हैं। 33% भाग पर जहां पर ये मिलते हैं और मुख्य रूप से जब बरसात आती है तो ये पेड़ पौधे भी खूब लगाते हैं। कौन? भील जनजाति के लोग। और साथ के अंदर इतना ख्याल रखते हैं ये पर्यावरण का, यहाँ पर खेती की जाती है मक्का की, क्योंकि भील जनजाति का जो मुख्य खाद्यान्न है, ध्यान रहे भील जनजाति का जो मुख्य खाद्यान्न है वो है मक्का। क्या है? मक्का। मक्का की खेती अरावली पर्वतमालाओं में खूब की जाती है। अरावली पर्वतमालाओं में मक्का की खेती की जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कृषि होती है प्यारे बच्चों को बता दूं आपको, वो होती है स्थानांतरणशील कृषि। जब लोग काटते हैं, अब इनको आइडिया है काटने के बाद भी ये लोग पेड़ भी लगाते हैं। ध्यान रहे भील जनजाति पर्यावरण की मित्र जनजाति अपने इसको कह सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा इनके देखते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। क्या देखते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। अब आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ने से पहले निवास क्षेत्र का मैंने आपको बता दिया कि निर्जन पहाड़ियां और दुर्गम पर्वतीय प्रदेश, जिसमें 3 पर्वतमालाओं का नाम आ गया। एक तो आगे तुम्हारे अरावली, क्या गई? अरावली। एक आगे तुम्हारे सतपुड़ा, क्या गई? सतपुड़ा। और एक आगे तुम्हारे विंध्याचल। कौन से आगे? विंध्याचल। समय का ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो इन 3 पर्वतमालाओं में ये निवास करती है और 4 राज्यों में भी आपको नाम बताया RG M स्क्वायर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब थोड़ा आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये भी आपको ध्यान में रखना है 33% भाग पर वन पाए जाते हैं। जहां पर भील जनजाति निवास करती है उस निवास क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर आसानी से वन देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। ये आपको एक चीज मालूम पड़ी होगी कि इनका निवास क्षेत्र तो निर्जन और दुर्गम नहीं है, साथ में भील जनजाति शाकाहारी भी है प्लस मांसाहारी
और देखते हैं कि भील जनजाति की एक मुख्य है विशेषता है, वो है इनके मकान कच्चे होते हैं। कैसे मकान होते हैं? कच्चे। और इनके मकानों को बोलते हैं कू। क्या बोलते हैं? कू। इनके मकानों को बोलते हैं कू। ठीक है, जो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वो टाकरे टाइप होते हैं, लेकिन ये लोग सफाई बड़ी अच्छी रखते हैं। भील जनजाति की विशेषता है बड़ी सफाई से लोग रहते हैं। उस टाकरे को भी बहुत ढंग से सजा करके लोग रखते हैं। ठीक है, इनका और आगे बात करते हैं। ये लोग भील जनजाति के लोग में का एक मेला होता है, फेमस मेला है, और उसका नाम है वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम। प्यारे बच्चों, कहना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, वेणेश्वर धाम के अंदर, वेणेश्वर धाम के अंदर, वेणेश्वर धाम के अंदर क्या होता है? वेणेश्वर धाम के अंदर 3 नदियां हैं, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम। यानी बच्चों पढ़ा है वो आपको ध्यान रहे, जहां पर 3 धाराएं मिलती हैं, जहां पर 3 नदियों का जल मिलता है, उसको बोलते हैं त्रिवेणी। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। और वेणेश्वर धाम है, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ध्यान रहे, जहां पर 3 नदियां आपस में मिलती हैं वो कहलाता है संगम पॉइंट, और संगम पॉइंट को क्या कहते हैं? त्रिवेणी। त्रि यानी 3 और वेणी यानी नदी। यहां पर भी 3 नदियां मिलती हैं बिलों के इलाके में। वेणेश्वर धाम प्यारे जो बच्चों, वो है डूंगरपुर जिले में। ध्यान रहे, कौन से जिले में है? डूंगरपुर जिले में है वेणेश्वर धाम। यहां पर 3 नदियां मिलती है, सोम, माही और जाखम। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। वेणेश्वर का जो मेला लगता है, वेणेश्वर क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंड, लिख लेना, याद कर लेना, आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर धाम। और वेणेश्वर धाम कहां पर है? डूंगरपुर में है। और यहां पर 3 नदियां मिलती हैं। कई बार बोर्ड में इन नदियों के नाम भी पूछ लेता है। पहली नदी का नाम है सोम, दूसरी है माही और तीसरी है जाखम। सोम, माही, जाखम। इसके लिए वैसे इतना आया नहीं, इतना गहरा नहीं आया, फिर मैं आपको बता रहा हूं। वेणेश्वर धाम की जो गांव है, उस गांव का नाम है सावला। क्या नाम है? सावला। और सावला गांव में ये तीर्थ बना स्थित है। इसके साथ साथ में वेणेश्वर धाम की विशेषता है कि राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग, राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग जिसकी पूजा की जाती है। और प्यारे बच्चों, वो खंडित शिवलिंग कौन सा है तुम्हारा? वेणेश्वर धाम। इसको खंडित शिवलिंग कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग जिसकी पूजा की जाती है, और वो है वेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। इट इज क्लियर? थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। ये लोग मुख्य रूप से जंगलों में रहते हैं। कहां रहते हैं? जंगलों में। और कई बार जब इनके ऊपर संकट आता है, तो ये इन लोगों का एक महत्वपूर्ण रणकोष है, और उस रणकोष का नाम है फायरे। फायरे क्या बोलते हैं? फायरे। फायरे। ठीक है, समय की नजाकत को देखते थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वापस एक बार पुनः रिपीट होते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। तो ये बोलते हैं फायरे। 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 फायरे का मतलब है, अब पता नहीं इनकी लैंग्वेज में क्या है, मेरे हिसाब से मैंने जो पढ़ा है, फायरे फायरे यानी दौड़ो दौड़ो, यानी कि संकट आ गया है और ये लोग रणकोष लगाते हैं। फायरे फायरे। और सारे के सारे भील जनजाति अपने घरों से निकल करके आ जाते हैं बाहर, और बिल्कुल भागा और टेंट मार लिए सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इट इज क्लियर? उस आदिवासियों के बीच में जो खाली या खुला जो चौक होता है, उस चौक के अंदर ये सारे के सारे भील जनजाति के लोग आ जाते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं, आज इतना नहीं हो पाएगा, कल इसे और आगे बढ़ाएंगे। ये लोग बहुपत्नी विवाह भी करते हैं, और इसके और जो विशेषताएं हैं वो कल बात करेंगे। अब कुल मिलाकर के एक बार पुनः दोबारा प्यारे बच्चों फोकस कर रहा हूं भील जनजाति के ऊपर। विश्व की प्रमुख जनजातियों के लेसन 2 में तीसरी महत्वपूर्ण जनजाति है। और राजस्थान आप बोर्ड के आप एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम देने के साथ साथ ये राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ीय भाषा के बीजों से है, और जिसका अर्थ होता है तीर अंदाज।
भील जनजाति बहुत प्राचीन जनजाति है। रामायण में उदाहरण दिया भीलनी, भगवान राम जिसके प्रेम में वशीभूत हो गए और जिसके झूठे बेर भी भगवान राम ने खा लिए। इट इज क्लियर। तो भीलनी भी एक सबरी भी एक भीलनी जनजाति की महिला थी। आगे चलते हैं। कन्नड़ टोने के अनुसार तत्कालीन मेवाड़ राज्य की जो मेवाड़ राज्य जो है उसमें एक पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। यहाँ इसको देखने को बहुत ज्यादा है। डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कुचवाहा, बांसवाड़ा, राजसमंद, यहाँ पर तुम्हारी ये भील जाति देखने को मिलती है। मैं राजस्थान में राजसमंद सबसे ज्यादा मिलता है उदयपुर में। कहाँ मिलता है? उदयपुर में। दूसरा स्थान आ गया राजसमंद, भीलवाड़ा, कुचवाहा और इसके साथ साथ बांसवाड़ा का कुचवाहा, डूंगरपुर का कुचवाहा में भील जनजाति बहुत देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। निवास क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो ये शहरी इलाके में नहीं रहती है। ये जनजाति आपको मालूम है जनजाति का मुख्य रूप से पर्यावरण से जुड़ाव होता है। तो ये निर्जन और दुर्गम पर्वतीय भागों में निवास करती है और वो पर्वतमाला है, 3 पर्वतमाला है भारत की, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला। बात हो रही है ये कौन-कौन से राज्य में निवास करती है? मैंने बताया राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में निवास करती है। बोर्ड के लिए यहाँ पर भी प्रश्न बन रहा है कि भील जनजाति कौन-कौन से राज्यों में निवास करती है या कितने राज्यों में निवास करती है? तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। 33% भाग पर वन पाए जाते हैं। ये तो एक कानून है, ये तो भारतीय संविधान में वन नीति में लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर तो ये इसकी पालना हो रही है। जहां पर भील जनजाति के लोग रहते हैं प्यारे बच्चों, वहां पर 33% भाग पर वास्तव में वन देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ये लोग शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। वे आर्थिक क्रियाएं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई होती हैं, भूमि से जुड़ी हुई होती हैं और वे क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाती हैं। भील जनजाति के लोग मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं और ये लोग शाकाहारी भी होते हैं। ये वनों के ऊपर तो आश्रित है ही है, लेकिन कई बार ये लोग मांस का भी भक्षण कर लेते हैं। आगे चलते हैं। इनके मकानों को बोलते हैं कू। क्या बोलते हैं? कू। इनके अधिवासों को बोलते हैं कू। यानी कच्चे मकान होते हैं उनको बोलते हैं कू। और इनका जो मुखिया होता है, मैं भूल गया आपको बताना, इनका जो मुखिया होता है वो होता है गमेती। इनके पटेल को क्या बोलते हैं? गमेती। भील जनजाति का जो पटेल होता है, जो मुखिया होता है, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों गमेती। क्या बोलते हैं? गमेती। जैसे पहले के टाइम में पंच पटेल होते थे और पंच पटेलों में जो मुख्य जो पटेल होता था उसको वो कौन है? गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती। आगे चलते हैं। वेणेश्वर धाम, ये डूंगरपुर में है प्यारे बच्चों और इसको त्रिवेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। आदिवासियों की त्रिवेणी। आदिवासी जनजाति कौन सी हो गई? भील जनजाति हो गई। आदिवासियों में यहाँ पर 3 नदियां हैं, सोन, माही और जाखम। राजस्थान की फेमस नदियां हैं सोन, माही और जाखम। इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आ गया, सोन, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना। वैसे आप 10th क्लास में पढ़ चुके, ज्योग्राफी में चैप्टर था जल संसाधन में। सोन, अंबा, कमला सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है और एक राज्य और लगता है उदयपुर। इट इज क्लियर। माही परियोजना भी आप पढ़ चुके हो। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है और माही बाजार सागर मालूम आपको कि कहां पर है? बांसवाड़ा में। माही नदी वही नदी है, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कहते हैं कि राजस्थान की कांगो भी कर्क रेखा को कहते हैं। कांगो नदी अफ्रीका की नदी है जहां पर मुस्लिम जनजाति निवास करती है और उसको बोलते हैं अफ्रीका की कांगो। ठीक है। और ये राजस्थान की कांगो, वो भी कर्क रेखा को काटती है और माही नदी भी कर्क रेखा को काटती है। इसकी माही नदी की उपमा किससे की जाती है? उसको बोलते हैं राजस्थान की कांगो। आगे बढ़ते जाखम हो गया। तो 3 नदियां हैं, सोन, माही, जाखम। वेणेश्वर धाम राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग जिसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा भील का जो रणघोष होता है वेरी इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति का रणघोष लिखिए, फायदे फायदे। क्या है? फायदे फायदे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और इस जनजाति को पूरी करेंगे। इसके आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ेंगे आगे से और इसका सामाजिक सांस्कृतिक और प्रवेश पढ़ेंगे। ये पढ़ने आज इतना चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर को पढ़कर पूरा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरा करते हैं।
थैंक यू सो मच। और अध्ययन का ध्यान रखिए। आप ये मत समझिए कि क्लास नहीं लग रही है, क्लास रेगुलर हो रही है। और जो चैप्टर जो वीडियो डाले जा रहे हैं उनको रेगुलर देखिए। आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन है, ये बात समझ में आ रही है। वैसे जो हमारी ये हमेशा नहीं चलेगी, कुछ समय के लिए है, बाकी वापस जो रिटर्न कार्य है वापस एक्टिवेट ओपन सब हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको जो वीडियो डाले जा रहे हैं स्कूल से, उन वीडियो को आप रेगुलर देखिए।